गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में, कुछ एंजाइम्स के बारे में जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होता है। जैसे कि हमने एक प्रोटीन देखा था सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा देखा था हमने हेलिकेज एंजाइम और उसे डीएनए हेलिकेज भी बोला जाता है, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ वन इज़ द डीएनए लाइगेज। एक और यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक और एंजाइम के बारे में बात करेंगे जो कि है प्राइमेज। ओके, तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में स्लाइटली डिफरेंट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए पॉलीमरेज के थोड़ा अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके, प्लस उनके जो साइट होते हैं रेप्लिकेशन का वो भी स्लाइटली डिफरेंट होता है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनका जो सेल है, सेल में तो उनके न्यूक्लियस पाया नहीं जाएगा। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए नहीं जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है वहाँ पे डीएनए पाया जाता है। और ये जो सेल साइकिल के एस फेज जो होता है, सिंथेसिस फेज, उसी फेज में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यूकैरियोट्स में कहाँ होगा? हम जानते हैं कि G1 फेज़ में, सेल डिवीज़न के जो G1 फेज़ होता है उसमें क्या होता है, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म में। तो एस फेज़ में आते आते जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तब क्या होगा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में डीएनए आ जाएगा और वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ओके, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसके मेनली 3 स्टेप्स दिए गए हैं। एनसीईआरटी में सारे स्टेप्स को कंबाइन करके दिया हुआ है और हर चीज़ के लिए एक एक लाइन बस लिख दिया है। ओके, तो उसको समझने के लिए हम इतना सारा अभी पढ़ेंगे, वरना उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारा हमें याद रखना है बोर्ड के लिए या फिर कुछ भी। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए इतना चाहिए होगा। बोर्ड के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगे वो नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्लस उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे तब देख लेंगे। ओके, अब देखते हैं इनके स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स है इनिशिएशन, उसके बाद आएगा एलोंगेशन और तीसरा वाला आएगा टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन होता है उसमें क्या होगा देखना यहाँ पे ध्यान से। ये मैंने यहाँ पे बनाया है ई कोली का डीएनए। ई कोली का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होगा। ओके, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 स्ट्रैंड डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस सर्कुलर डीएनए ये प्रेजेंट है। मैं इसको आसान करने के लिए इस तरह से 2 सर्कल बना रही हूँ और उन 2 सर्कल को इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से ये रिप्रेजेंटेड है। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा एक रेड कलर का मार्क्ड सेक्शन जो कि है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब और इसे क्या बोलते हैं, ORI, ओरी भी बोला जाता है। ओके, स्मॉल r आएगा, स्मॉल i आएगा, स्मॉल o आएगा। तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, नाम से क्या पता चल रहा है, यहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा। ओके, मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल में ई कोली दिया हुआ है तो हम ई कोली में देख रहे हैं। तो इसका जीनोम किस तरह का, ये सर्कुलर जीनोम है। तो यहाँ से जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा इसका मतलब हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन यहीं से स्टार्ट करेगा। ओके, और ये जो पॉलीमराइजेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल बोले तो ये इधर भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। 2 डीएनए स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा और दूसरा न्यू स्ट्रैंड इसके बगल में इस तरह से बनेगा। ओके, इस तरफ से भी जो रेप्लिकेशन होगा वो भी एक न्यू स्ट्रैंड इधर बनेगा और दूसरा न्यू स्ट्रैंड इधर बनेगा। और ये जो सीक्वेंस होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरी सीक्वेंस जो होता है वो 80 सीक्वेंस रिच होता है। 80 सीक्वेंस बोले तो एडेनिन एंड थाइमिन, ये 2 सीक्वेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। 80 सीक्वेंस, यहाँ पे GC भी पाए जाते हैं, गुआनिन और साइटोसिन, लेकिन एडेनिन एंड थाइमिन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है इस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मान लो अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाऊँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो यहाँ पे मान लो ATG TTACG, अगर इस तरह से मैं देखूँ तो काउंट करो, AT कितना है, 1 2 3 4 5 A एंड T मिला के 5 है, लेकिन G और C मिला के 3 है। इस तरह से यहाँ पे 80 सीक्वेंस रिच होता है। ओके, और ये एक पर्टिकुलर एंजाइम से ये रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि सिलेबस में नहीं है और अभी जानने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है,
अभी इनिशिएशन देख लिया हमने कि किस तरह से किस रीजन पे इनिशिएट होता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में देखा जाए तो एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा। उनका जीनोम छोटा सा होता है, उनमें बहुत कम न्यूक्लियोटाइड बेसिस पाए जाते हैं, ये तो पता होगा सबको। तो यहाँ पे एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा। लेकिन अगर यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो उसमें मल्टीपल रेप्लिकेशन साइट्स पाए जाते हैं। सिलेबस में नहीं है तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट है, अब जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, ओके, ये पता होगा सबको, याद होगा, डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। सेल में जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पहले मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनोफॉस्फेट मतलब क्या होता है, एक ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्वाइन होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, देखना ध्यान से। यहाँ पे दिया गया DAMP मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और एडेनोसिन मतलब एडेनिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। एडेनिन मॉलिक्यूल उसमें क्या होगा, फॉस्फेट लगा हुआ होगा, ओके, शुगर लगा हुआ होगा। तो ये जो फॉस्फेट लगा हुआ होगा वो एक ही सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा होगा। अब मान लो ये मॉलिक्यूल है एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन के साथ एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, उसी तरह से DCMP होता है साइटोसिन के लिए, जिसे बोलते हैं डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट बोला जाता है। उसके बाद DGMP होता है जो कि डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। फिर DTMP होता है डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट होता है। मतलब ये सारे के सारे जो फॉर्म्स होते हैं DAMP, DCMP, GMP और DTMP, ये सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का फॉस्फेट का प्रेजेंट होता है। लेकिन हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले इनमें और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ना है। अभी देखेंगे क्यों जोड़ना पड़ता है, लेकिन पहले देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। इसमें H3PO4 का एडिशन होता है 2, मतलब 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होके ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें इस तरह से जुड़ जाएगा ये। ओके, इस तरह से मान लो ये जुड़ गया। इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोराइलेज, सिलेबस में नहीं है, बस रिएक्शन कभी कभी मतलब दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा एंजाइम इससे परफॉर्म करता है, तो इसीलिए यहाँ पे बस मेंशन है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉस्फोराइलेज नाम से पता चल रहा है कि फॉस्फेट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद ये जो DAMP है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DATP में कन्वर्ट हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। उसी तरह से GTP में कन्वर्ट होगा, ये DGMP DGTP में कन्वर्ट होगा। उस तरह से DCTP और DTTP में कन्वर्ट होगा। तो ये भाई हमें चाहिए क्यों होता है, इसमें हम लोग 2 फॉस्फेट और क्यों जोड़ते हैं अननेसेसरीली। क्या होता है कि जो DNA का रेप्लिकेशन है वो एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव है। इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और उतना ज़्यादा एनर्जी हम लाएंगे कहाँ से, उतना ATP हम कहाँ से लाएंगे। ओके, क्योंकि अभी माइटोकॉन्ड्रिया S फेज़ में तो डिज़ोल्व हो चुका होता है, राइट, और उससे पहले अगर हम लोग स्टोर करना चाहें उतना एनर्जी, तो सेल में एक साथ इतना एनर्जी स्टोर करना पॉसिबल भी नहीं है एनर्जेटिकली। ओके, तो क्या किया जाता है, ये जो फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, राइट, ये जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होंगे, ये बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तब कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वहाँ से एनर्जी का रिलीज होता है, राइट, हीट रिलीज होता है या एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर इस फॉस्फेट बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। और अगर मोनोफॉस्फेट होता, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फेट अगर होता, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये एनर्जेटिकली मतलब कम एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो DATP DGTP ये सारा जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है, जो टर्मिनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये एक फॉस्फेट और ये एक फॉस्फेट, ये 2 बॉन्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें फॉस्फेट ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको, जब हमें इनको पॉलीमर बनाना होगा, जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हम लोग बनाएंगे, पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, तब यही बॉन्ड्स को DNA पॉलीमरेज ब्रेक करके जो एनर्जी चाहिए होता है वही एनर्जी उसमें यूज़ करता जाता है। इसीलिए
सबसे पहले काम क्या किया हमने, ओरी को रिकॉग्नाइज कर लिया कि कहाँ से हमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्टिवेशन कर दिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। एक्टिवेशन मतलब सबसे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग इसको एक्टिव फॉर्म में ला लिए। एक्टिव फॉर्म में लेने के बाद क्या किए हम लोग, अभी डीएनए पॉलीमरेज इसको आके एक एक करके ऐड करता चलेगा। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे, ओके, ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये क्या होते हैं, एक्ट्स एज सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं। सबस्ट्रेट की तरह कैसे काम करते हैं भाई, अब हमें क्या करना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाना है, मतलब डीएनए बनाना है। अब डीएनए में यही सब तो यूज़ होगा, तो अगर यही यूज़ होगा, इसको लेके एक एक करके अगर जोड़ता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, तो यही तो हुआ हमारा सबस्ट्रेट, है ना, ये सबस्ट्रेट बन गया। और एक्ट्स एज एनर्जी प्रोवाइडर, मतलब यहाँ पे मैंने समझा दिया कि किस तरह से ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो फाइनल दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, इसी बॉन्ड को ब्रेक जब करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और उसी तरह से ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर की तरह काम आते हैं, और सबस्ट्रेट की तरह भी ये काम आते हैं। ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डुअल रोल ऑफ एडेनोसिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, तो इसको याद रखना है, अच्छे से समझ जाना है। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड स्टेप, मतलब इसके बाद क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो जो जीनोम है ई कोली का, ओके, जो ई कोली का जीनोम है वो इस तरह से हमने बनाया था। वहाँ पे ध्यान से समझ जाना, डायग्राम में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो यहाँ से इस तरह का डीएनए था, तो मैंने एक सेक्शन लिया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मान लो इस तरह से एक यहाँ पे सेक्शन प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो सेक्शन प्रेजेंट है, जब हम लोग डीएनए बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसका स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन लिखते हैं। ओके, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम और 5 प्राइम प्रेजेंट होगा। सबसे पहले क्या हुआ, जो ओरी साइट था, यहाँ पे मान लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा। जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और वहाँ का जो हेलिक्स है उसको सबसे पहले इस तरह से ओपन करेंगे, अनवाइंड करेंगे। और अनवाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम आता था, हेलिकेज आता था, राइट। तो इस तरह से हेलिकेज एंजाइम, यहाँ पे देखो ये ब्लू में मार्क्ड है, ये है हेलिकेज एंजाइम, मतलब एक हेलिकेज एंजाइम इधर चलेगा इस तरह का, और दूसरा हेलिकेज एंजाइम इस तरह से चलने लगेगा। ओके, ये हो गया हमारा हेलिकेज। और दूसरा वाला क्या हो गया, फिर कौन सा प्रोटीन आता था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब हेलिक्स को ओपन कर देने के बाद क्या होता था, यहाँ पे ये दोनों के पास टेंडेंसी रहता था, ये दोनों स्ट्रैंड की, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन इन दोनों को कौन इसको बाइंड करके रखता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे रेड कलर के शो हुए हैं, ये इस तरह से जो सिंगल स्ट्रैंड है उसमें जाके बाइंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे हेलिकेज काम करता चलेगा, क्या होता है, इधर टॉर्शन भी डेवलप होने लगता है, राइट। टॉर्शन मतलब स्ट्रेन डेवलप होने लगता है, तो ये टेंशन और स्ट्रेन को रिमूव कौन करता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये अब ओपन हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है, और इस तरह से यहाँ पे रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता है। ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, एनसीईआरटी में तुम्हारे सिलेबस में जो गिवन है, सबसे पहले रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में दिया है। रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब क्या होता है, देखो जहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लिया जाता है, मतलब यहाँ पे मैंने देखो इसे राउंड कर लिया है, ये सेगमेंट को अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन दे दूँगी इसका, ओके, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन आ जाएगा इसका, ये इस तरह से दिख रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी तो शो कर सकते हैं, है ना। इसको आसानी से, मतलब थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको इसी स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, इस तरह से शो किया गया है। और ये कैसा दिख रहा है, फॉर्क की तरह दिख रहा है इसे, और यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, उसमें क्यों यहाँ पे दिया गया है, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है। ये बस एक सेगमेंट है डीएनए का जहाँ पे कि रेप्लिकेशन हो रहा है, और इसी सेगमेंट को अगर हाफ इस तरह से कट करके हम लोग देखें तो यहाँ पे ये फॉर्क जैसा दिखता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम आता है जिसके बिना ये डीएनए सिंथेसिस नहीं चलेगा। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था,
क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ आगे डिस्कशन करना पड़ता, तो अभी उसको देख लेते हैं। इसका नाम है डीएनए प्राइमेज। अब डीएनए प्राइमेज क्या होता है भाई? अब देखो, अगर याद हो तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अपने आप ही डीएनए को देख देख के न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। मतलब हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें ये जो डीएनए है, स्ट्रैंड है, ये क्या है, टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। मतलब इसको देख देख के इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होंगे वही सारा तो ऐड करता जाएगा हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है ना। लेकिन क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप ही रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। मतलब डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन क्या बताया था हमने पिछले लेक्चर में, 5 प्राइम से 3 प्राइम जाता है वो। मतलब यहाँ पे देखो, ये अगर 3 प्राइम है ये वाला एंड, तो यहाँ पे जो बनेगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड वो कहाँ होगा, 5 प्राइम ही बनेगा यहाँ पे। तो मतलब इस तरह से जाना चाहिए डीएनए पॉलीमरेज को, राइट, इस तरह से ये जाएगा। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है सीधा यहाँ पे देख के यहाँ पे उसके अपोजिट, मतलब सॉरी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, इनिशिएट ये कभी भी नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता देखना ध्यान से, उसको हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको हमेशा एक 3 प्राइम OH फ्री ग्रुप चाहिए होता है। ओके, एक 3 प्राइम OH चाहिए होता है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कभी भी अपने आप ही आके खुद से ऐड नहीं कर सकता बेसिस को। इसीलिए क्या किया जाता है, हमें पहले एक शॉर्ट सीक्वेंस यहाँ पे ऐड करना होता है, जहाँ पे कि एक 3 प्राइम OH आ जाएगा। डेफिनेट सी बात है, अगर हम कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे बनाएंगे, छोटा सा सेगमेंट बनाएंगे, तो उसका भी तो डायरेक्शन होगा ना। एक 5 प्राइम जो एंड होगा वहाँ पे क्या होगा, मतलब एक एंड में 5 फॉस्फेट फ्री होगा, दूसरे एंड में 3 प्राइम जो होगा मतलब वहाँ पे थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप फ्री होगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक शॉर्ट सीक्वेंस हमने बना लिया। तो इस सीक्वेंस में क्या मिल गया हमारे पास, एक 3 प्राइम OH ग्रुप मिल गया। अब इसको OH ग्रुप मिल चुका है, OH ग्रुप मिल गया तो ये आगे चल के यहाँ पे आराम से सिंथेसिस कर लेगा कॉम्प्लीमेंट्री देख के। मतलब यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, T बनाने लगेगा। यहाँ पे अगर G है तो यहाँ C बनाने लगेगा। ओके, अब अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, 3 प्राइम OH ग्रुप उसको क्यों चाहिए होता है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, जिससे वजह से इसको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है जिससे कि ये अटैक कर सके, राइट। तो ये यहाँ पे तो पता होगा तुम लोग को, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है और वहाँ पे अटैक अच्छे से हो सकता है। ये बस जानने के लिए है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये अगर हम लोग डिस्कस करें, ये अगर देखें हम लोग, ये है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। ओके, ये हो गया हमारा पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। और पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड में क्या होता है, दूसरा वाला जो बनेगा यहाँ पे, ये वाला न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज खुद से तो नहीं बना सकता, उसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का चेन डालना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके पास की 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा। तो यहाँ पे देखो एक एंजाइम आता है जो कि क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हम डीएनए नहीं बनाते, डीएनए से डीएनए यहाँ पे नहीं बनाते। एक शॉर्ट सीक्वेंस जो बता रहे हैं, जो शॉर्ट सीक्वेंस बनता है ये एक्चुअली आरएनए का सीक्वेंस बनता है। और ये जो आरएनए का सीक्वेंस बनता है उसके बाद क्या होगा, ये 3 प्राइम OH ग्रुप एक बन जाएगा, यहाँ पे फ्री OH ग्रुप मिल गया इसको। अब अगर फ्री OH ग्रुप मिल गया तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है यहाँ से कंटिन्यू करने लग जाएगा चेन का सिंथेसिस। और ये जो एंजाइम होता है ये होता है डीएनए प्राइमेज। ओके, एंजाइम का नाम है डीएनए प्राइमेज, जो कि क्या करेगा, डीएनए पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये बनाने लगेगा एक शॉर्ट प्राइमर। प्राइमर क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ से फिर स्टार्ट होगा। ओके, शॉर्ट आरएनए प्राइमर बनाएगा, जो कि नॉर्मली 15-20 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के होते हैं, कभी कभी वो इंक्रीज होते हैं। ओके, और ये इनिशिएट करेगा। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है, अगर डीएनए स्ट्रैंड के पास ATGGTTA ये सीक्वेंस अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में 3 प्राइम से आगे चलते हुए ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो प्राइमर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये प्राइमर तो आरएनए प्राइमर होता है। ओके, ये आरएनए प्राइमर अगर होता है तो ये सीक्वेंस क्या बनाएगा, ये सीक्वेंस कैसा होगा, आरएनए वाला होगा। तो आरएनए का अगर सीक्वेंस होगा तो एडेनिन के पास यहाँ पे थाइमिन बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा आरएनए में।
तो यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे U बनने लगेगा, T है तो A डेफिनेटली बनेगा। ओके, मतलब थायमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल आता चलेगा। मतलब जैसे जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा स्टार्टिंग में हमेशा एक आरएनए का सीक्वेंस पाया जाएगा। ओके, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने क्या देखा, इनिशिएशन देखा। अब नेक्स्ट फेज देखते हैं एलोंगेशन फेज। अब एलोंगेशन में क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमेराइजेशन करेगा। मतलब जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उसको एक एक करके वो ज्वाइन करने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क दिया गया है जो कि एक 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे 5 प्राइम एंड है। ये वाला पोर्शन ओपन हो चुका है, यहाँ पे हेलिकेज आके यहाँ पे कट कर चुका है और हेलिकेज यहाँ पे आगे जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड होगा वो आगे चल के ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इसको भी कट करता हुआ चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा एलोंगेशन में, देखो हमने इनिशिएशन में क्या पढ़ा, सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रिकॉग्निशन हो गया, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या किया गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसको एक्टिवेट कर लिया गया। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, डीएनए प्राइमेज जो है, मतलब फिर हेलिकेज आता है, हेलिकेज के बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं, फिर टोपोआइसोमरेज भी आता है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए प्राइमर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आगे चल के यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जो है हमारा हेलिकेज। उसके बाद आगे जो स्ट्रेन डेवलप होगा यहाँ पे टोपोआइसोमरेज यूज होगा जो कि सिंगल स्ट्रैंड निक करेगा। उसके बाद ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे जो ओपन हेलिक्स है, ये ओपन हेलिक्स में आरएनए प्राइमर ऐड हो जाएगा। आरएनए प्राइमर जहाँ पे ऐड होता है वो डायरेक्शन कौन सा होता है, 3 प्राइम स्ट्रैंड से 5 प्राइम स्ट्रैंड जब जाता है वहाँ पे उसी पर्टिकुलर एरिया में ऐड होगा। तो ये आरएनए प्राइमर जो होगा वो 5 प्राइम से यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर ऐड हो गया। लेकिन दूसरा वाला स्ट्रैंड में ध्यान देना, वहाँ पे क्या होगा, आरएनए प्राइमर जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। और ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो अगर वैसे देखें तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन सा डायरेक्शन हुआ, या ये वाला 5 प्राइम से आगे चल के 3 प्राइम में जाएगा। लेकिन इस स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन आएगा। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले आरएनए प्राइमर बना, यहाँ पे भी आरएनए प्राइमर बना, दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लगेंगे। ओके, क्योंकि उन्हीं को देख देख के डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता हुआ चलेगा। ओके, अब आ गया डीएनए पॉलीमरेज, एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया मान लो। ओके, और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन कौन सा आएगा, इस तरह से। ओके, ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया सब यूनिट्स इनके। फिर क्या हो गया, ये इधर इनको सिंथेसिस करने लग गया इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करने लग गया। अब जैसे जैसे यहाँ तक पहुँच गया और ये यहाँ तक पहुँच गया, अब क्या होगा, हेलिकेज फिर आगे मूव करेगा। आगे मूव करने के बाद क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होने लगेगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ओपन हो गया, मतलब ये वाला एरिया ओपन हो चुका होगा, ये वाला जो सेगमेंट है। ओके, ये वाला सेगमेंट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब अगर ये वाला सेगमेंट ओपन हो गया है तो ये तो इसी डायरेक्शन में चल रहा था आराम से, ये अगर खुलेगा तब भी तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला खुल गया है आगे बहुत ज़्यादा, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चला। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड में, ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड यहाँ पे आएगा, इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ तक खुला था, यहाँ तक खुला था, तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस हो गया। अब आगे जैसे ही खुला फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमर लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से ओपन हुआ तो यहाँ पे पहले प्राइमर था इस स्ट्रैंड में, ये तो अपने आप सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो जब स्टार्टिंग में जो स्ट्रैंड बना था, न्यू स्ट्रैंड जो बना था, वो यहाँ से इतना ही बना था। अब आगे तो ओपन है ही नहीं, तो ये वाला स्ट्रैंड का फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम हमें सिंथेसिस करना है स्ट्रैंड, तो यहाँ पे फिर से एक प्राइमर ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइमर ज्वाइन हो गया, फिर ये आगे चल के इस तरह से बना लेगा। ओके, फिर जैसे ही ये फिर से ओपन होगा आगे,
फिर जैसे ही ओपन होगा फिर क्या होगा, फिर से एक न्यू प्राइमर आएगा, फिर से एक न्यू प्राइमर आके इस स्ट्रैंड में फिर से एक न्यू डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, न्यू डीएनए छोटा सा एक सेगमेंट का रेप्लिकेशन होगा, छोटा सा सिंथेसिस होगा यहाँ पे न्यू सेगमेंट का। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअसली इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करने लग जाएगा। ओके, तो ये जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है इस स्ट्रैंड में और जो स्ट्रैंड बनता है न्यू स्ट्रैंड, उसको क्या बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। और दूसरा वाला स्ट्रैंड जो है, यहाँ पे देखो ये कैसा लग रहा है, रुक रुक के चल रहा है जैसा लग रहा है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला बना, फिर उसके बाद ये सेगमेंट बना, फिर उसके बाद ये सेगमेंट बना, आगे चल के अगर ये हेलिक्स ओपन होता है तो ये स्ट्रैंड ऐसे चलता चलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर से एक प्राइमर चाहिए होगा। ओके, इस तरह से ये जो सिंथेसिस होता है ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है। और ये जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है, यहाँ पे जो स्ट्रैंड बना है इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, लैगिंग स्ट्रैंड मतलब ये थोड़ा सा पीछे चलेगा, इसका सिंथेसिस ये थोड़ा आगे आगे चलता चलेगा, ये थोड़ा पीछे चलेगा, इसीलिए इसका नाम लैगिंग रखा गया है। और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं, इन सेगमेंट्स का नाम है ओकाज़की फ्रेगमेंट्स और ओकाज़की सेगमेंट्स भी बोला जाता है। ये एक साइंटिस्ट थे रेजी ओकाज़की, जिन्होंने कि ये डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड में डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, एक स्ट्रैंड में क्या हुआ, कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हुआ, दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। इसी वजह से जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको सेमी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस भी बोला जाता है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि भाई हम तो डीएनए बना रहे हैं, ओके हम न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक प्राइमर प्रेजेंट है। अब प्राइमर क्या होता है, एक्चुअली आरएनए प्राइमर्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डीएनए के अंदर छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट्स आ गए, है ना। तो ये जो आरएनए के सेगमेंट्स हैं इनको तो रिमूव करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर इनको रिमूव नहीं करोगे तो जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसके पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आरएनए प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब थाइमिन की जगह वहाँ पे क्या होगा, यूरासिल आ जाएगा। अब ये तो म्यूटेशन कॉज कर सकता है, मतलब आना ही नहीं चाहिए डीएनए में कभी भी इस तरह का काम, राइट। तब क्या होता है, जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होगा वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसको ध्यान से देखना। ये देखो ये ओकाज़की फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये जो सिंथेसिस है ये वाला फ्रेगमेंट, इसका भी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये सारे के सारे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का एक टाइप होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, जो कि क्या करता है, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं, इन प्राइमर्स को ये रिमूव कर देता है। इसको सबसे पहले ये कट कर देगा। अगर तुम लोग को याद हो तो बताया था एक चीज़, डीएनए पॉलीमरेसेस जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस प्रॉपर्टी होता है। न्यूक्लियस मतलब वो डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड्स को कट कर सकते हैं। वो आइदर एक्सोन्यूक्लियस होता है उनके पास, या फिर क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस। अगर एक्सोन्यूक्लियस का बात करें तो क्या था, डीएनए मतलब कोई भी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड वो बाहर से टर्मिनल एरिया से अगर कट करेगा तो उसको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, और एंडोन्यूक्लियस अंदर से जो कट करेगा तो उसको एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये इसी तरह का एंजाइम है, और ये क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट्स होते हैं, इन आरएनए के सेगमेंट्स को ये रिमूव कर देगा। अब देखो ये इस तरह का दिखने लगेगा। इसके बाद क्या हुआ, अब तो यहाँ पे गैप आ गया है ना, ये गैप को कौन फिल करेगा, एक और डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो जो गैप फिलिंग एंजाइम बोलते हैं, और ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा इस तरह से। ओके, ये ज्वाइन कर दिया तो अब क्या आ गया, कंटिन्यूअस एक स्ट्रैंड फिर से हमें मिल गया। समझ में आया कि ये जो प्राइमर्स होते हैं ये कैसे रिमूव होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड में। लैगिंग स्ट्रैंड में ये प्राइमर का रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन द लीडिंग स्ट्रैंड भी, लीडिंग स्ट्रैंड में जो आरएनए प्राइमर सबसे पहले बना हुआ होता है उसको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एक डीएनए पॉलीमरेज आता है जो कि क्या करेगा, यहाँ पे इसको देख के एक डीएनए बना देगा, फिर डीएनए बनाने के बाद इसको फिर से डीएनए लाइगेज के हेल्प से ये इसको ज्वाइन कर देगा। फिर आता है एक स्टेप टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन दिमाग में आता है कि टर्मिनेट कैसे हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन, राइट। तो एक साइट प्रेजेंट होता है जो कि जिसे बोलते हैं टर साइट, TER, टर साइट बोला जाता है, जो कि जीनोम में प्रेजेंट होता है ई कॉली के।
और उसी वजह से वहाँ पे जब रेप्लिकेशन मतलब एंजाइम्स जब पहुँच जाते हैं ओके डीएनए पॉलीमरेज, तब क्या होता है, ये रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। अब मान लेते हैं कि ये टर साइट प्रेजेंट है और यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है इस तरह का, तो यहाँ पे जब आ जाएगा डीएनए पॉलीमर, जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। इस तरह से भी इधर जब आएगा तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद मैं एक एनिमेशन वीडियो अपलोड कर दूँगी और भेज दूँगी, जिससे कि देख के पूरा ये जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज़्म है किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।